गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होगे। फ्रेंड्स, अब हम लोग एक नए टॉपिक पे चल रहे हैं। पहला टॉपिक हम लोग कवर किए थे 1813 का चार्टर अधिनियम। उसमें हमने आपको बता दिया था कि अधिनियम चार्टर एक्ट क्यों कहा जाता है, चार्टर एक्ट के पीछे कहने का कारण क्या है, चार्टर एक्ट किस लिए चर्चा में आया। तो अब हम लोग दूसरा पढ़ने चल रहे हैं। दो चार्टर एक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। फिर तीसरा पढ़ने चल रहे हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। इसके बाद चौथा पढ़ेंगे लास्ट चार्टर अधिनियम। ये तीसरा है 1833 का चार्टर अधिनियम। क्या है क्या नहीं है, इसकी विशेषता क्या है। 1833 का चार्टर अधिनियम आने का कारण क्या था, रीजन क्या था? 1833 का चार्टर अधिनियम क्यों आया, उसके पीछे की वजह क्या थी? उसके पीछे की जो सबसे मेन कारण था वह था वेल्जली और हेस्टिंग्स की विस्तारवादी नीति और ब्रिटिश शक्ति को भारत में सर्वोच्चता दिलाने की नीति के कारण। इसको समझिएगा, बहुत ध्यान पूर्वक समझिएगा कि मैं कह क्या रहा हूँ। 1833 कुछ सुनने में समझने में आ रहा है कि ये शब्द किसके करीब जा रहा है? नहीं ना। देखिए इधर 1833 जो है वो 1857 की जो क्रांति थी उससे कितने वर्ष पीछे है? 24 वर्ष। ठीक है, तो 1857 तक जो भारत का नक्शा था उस पर संपूर्ण ब्रिटिश सरकार का कब्जा हो चुका था। 1833 तक गाहे बगाहे कुछ छोटे क्षेत्र रहे होंगे। इसके बाद जो 1833 में भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा हुआ था वो किसके कारण हुआ था? लॉर्ड वेल्जली, वारेन हेस्टिंग्स, इनकी विस्तारवादी नीति थी। ये लोग जितना बढ़ा सके कंपनी के क्षेत्र को ब्रिटिश सरकार में मिलाने के लिए उतना बढ़ाए। पूरे भारत पर कब्जा करना तो ब्रिटिश का जनमत था ही, ब्रिटिश का नियम था ही। तो विस्तारवादी नीति थी। और इस विस्तारवादी नीति के अलावा एक था ब्रिटिश शक्ति को भारत में सर्वोच्चता कैसे दिलाए, कैसे पूरा विश्व जान जाए कि भारत पर कब्जा नहीं हो रहा है बल्कि भारत पर ब्रिटिश सरकार हुकूमत नहीं चला रही है, उसको विकास कर रही है, भारत का विकास कर रही है। कैसे? दुनिया को दिखाने के लिए कि लंकासायर की जो मिलें हैं वहाँ से कपड़ा देखो, अब कंपनी का कपड़ा भारत में आने लगा, भारत विकसित हो गया, भारत से कच्चा माल का निर्यात हो रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा उन तमाम विदेशी लेखकों को कि थोड़ा सा अपने अंदर झांकें कि भारत से कच्चा माल वो कैसे लेके जाते थे। वो सभी को पता है, भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि भारत से कच्चा माल जो रॉ मटेरियल जाता था, अगर वो 10 रुपए का होता था तो 50 पैसे में जाता था। और वहाँ से जाने और 50 पैसे तब मिलता था किसान को जब वो उगा करके दे देता था, उसका खर्चा पानी भी नहीं मिलता था। किसान मर रहा है, अकाल पड़ रहा है, गरीब होता जा रहा है, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है। यही हाल यही पूरे देश में था। इसके बाद वहाँ से कपड़ा बना, बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़ी बड़ी मिलों का निर्माण हुआ ब्रिटेन में। जो आज लोग कहते हैं अरे हमारा देश क्या है, बहुत सारे लोगों को मैं सुनता हूँ मेरा देश क्या है। कभी भारत के विषय में अगर खाली समय हो तो पढ़ के देखना कि भारत क्या था। और ये जो ब्रिटेन ब्रिटेन लोग लगाते हैं ना, ये ब्रिटेन वगैरह कुछ था नहीं। ये जो आज ब्रिटेन चमक रहा है ना, उसके चमक की ऊर्जा भारत देता था, अपना कुछ उसका था नहीं। ना वहाँ पे खेती होती थी, शीतोष्ण जलवायु था, शीत जलवायु था। जो भी रॉ मटेरियल जाता था, संसाधन जाते थे, कच्चा माल जाता था, उसके साथ साथ भारतीय राजकोष पूरा जाता था, इंग्लैंड। तो जब आर्थिक रूप से भारत उनको अमीर करता था और कच्चा माल से मिल करता था, तो एक गधा भी फैक्ट्री लगा लेगा। जिसको चलने और पढ़ने का शौक नहीं है वो भी फैक्ट्री लगा लेगा, उसको भी आयात निर्यात सब गुड़ा गड़िता जाएगा। तो इस हिसाब से इनकी विस्तारवादी नीति
और ब्रिटिश शक्ति भारत में सर्वोच्च कैसे बने। अभी हमने बताया कि ब्रिटिश का हुकूमत कैसे पूरा विश्व जाने, कैसे पूरा इंडिया जाने, पूरा भारत, उस समय का भारत कैसे जाने कि हमारे माई बाप ब्रिटिश सरकार ही हैं। तो कंपनी के इनकी सर्वोच्चता दिलाने की नीति के कारण, और तीसरा कंपनी का जो राज्य क्षेत्र था और प्रशासन, उसका कार्यभार बहुत बढ़ गया। क्यों? जब क्षेत्र बढ़ेगा तो एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ेगा तो प्रशासनिक क्रियाकलाप में जो लगे कर्मचारी हैं उनको वेतन देना, उनको नियमित रूप से देखना, निरीक्षण करना, सारी गतिविधियां खुद ब खुद बढ़ जाएंगी। तो इस हिसाब से इनका जो कार्यशैली थी, कार्यभार, वो बढ़ गया। और फिर 20 साल की अवधि भी खत्म हो गई। 1813 के बाद 1833 आ गया, तो उसकी जांच करना, जांच के लिए समय भी आ गया कि जांच किया जाए। इसलिए 1833 का चार्टर अधिनियम लाया गया। ये आपका कारण है जो मेंस में काम देगा। अगर आप यूपीएससी मेंस लिख रहे होगे या यूपीपीसीएस मेंस लिख रहे होगे तो ये पॉइंट डालने पर अगर आपको 2 नंबर मिलना है तो 10 नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता। उसकी विशेषता क्या थी? 1833 का जो चार्टर एक्ट था, जो चार्टर अधिनियम था, उसकी विशेषता क्या थी? व्हाट इज दिस रीजन? आखिर रीजन क्या था? उसकी सबसे बड़ी जो विशेषता थी वो ये थी कि कंपनी के प्रशासन को केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति मिल गई। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन क्यों मिला बताते हैं। कंपनी के प्रशासन को केंद्रीकरण की प्रवृत्ति में ढाल दिया गया, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बल मिला। क्यों? उसका रीजन यह था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको पूरे भारत के गवर्नर जनरल मान लिया गया। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल को 1833 के चार्टर एक्ट के तहत पूरे भारत का गवर्नर जनरल का उपाधि दे दिया गया। यही नहीं दिया गया, उपाधि देने के साथ साथ, अर्थात पूरे भारत में केवल बंगाल का गवर्नर जनरल ही सर्वश्रेष्ठ है, वो सबसे ऊपर है। जैसे भारत में एक राष्ट्रपति है वैसे पूरे भारत में एक गवर्नर जनरल है। उसे समूचे भारत पर कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। समूचे भारत पर, अब यहां पर समझिएगा पॉइंट क्या है। पहली चीज कि बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर जनरल मान लिया गया, पहला पॉइंट। दूसरा, जब बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया तो उसे पूरे भारत पर कानून बनाने का अधिकार मिल गया। 2 पॉइंट हुए। पूरे भारत पर कानून बनाने, किस क्षेत्र में कानून बना सकता है? नागरिक और सैन्य, यही दो तो मेन है। नागरिक और सैन्य शक्ति, किसी भी मुद्दे पर वो कानून बना सकता है। तो ये कानून बनाने का इसको अधिकार मिला। इस कानून बनाने के अधिकार को अधिनियम कहा गया। अधिनियम क्यों कहा गया, अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। इसके पहले के जो कानून बनाए जाते थे वो रेगुलेशन कहलाते थे, लेकिन 1833 से जो भी कानून बनाए गए वो अधिनियम कहे गए। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया। अब जो मद्रास और बंबई के गवर्नर थे वो विधायी कार्य नहीं कर सकते। विधायी कार्य मतलब कानून नहीं बना सकते, कानून नहीं बना सकते। मद्रास और बंबई के जो गवर्नर हैं वो अब कानून नहीं बना सकते। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी अब व्यापारिक निकाय के रूप में कार्य नहीं करेगी। पहले क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक निकाय के रूप में कार्य करती थी, लेकिन अब वो नहीं करेगी। अब क्या करेगी? अब वो केवल और केवल प्रशासनिक सिस्टम देखेगी, प्रशासनिक निकाय का कार्य करेगी व्यापारिक निकाय से। पांचवा, 1833 में सिविल सेवकों के लिए अब खुली प्रतियोगिता का आयोजन होने लगा। 1833 के पहले ये व्यवस्था नहीं थी, उसमें केवल इंग्लैंड के लोग भर्ती किए जाते थे। अब यहाँ पर परिवर्तन देखिए, बहुत, हालांकि यह लागू नहीं हो सका, लागू नहीं हुआ
वो भी हम बताएंगे कि क्यों लागू नहीं हुआ, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का विरोध हो गया। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था वो इस प्रतियोगिता को विरोध में कर दिया, इस प्रतियोगिता का विरोध कर दिया कि अब यह प्रतियोगिता नहीं होगी, तमाम कमियां निकाल दी, यह ख़त्म हो गया। लेकिन जितने दिन तक भी लागू रहा उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि कंपनी में भारतीयों की जो नियुक्ति थी वो बिना किसी भेदभाव के होने लगी। अब ये बहुत बड़ा पॉइंट है, बिना किसी भेदभाव का मतलब क्या है? बिना किसी भेदभाव का मतलब जन्म स्थान, जन्म स्थान और लिंग, जाति, आय, ये जो भेदभाव के पॉइंट हैं अब ये खत्म कर दिया गया। अर्थात कंपनी में जो सिविल सेवक भर्ती किए जाते थे स्वेच्छा से किए जाते थे। स्वेच्छा का मतलब अब उसमें कोई भेदभाव नहीं था। अर्थात आपका जन्म कहाँ हुआ है, लिंग क्या है, किस जाति में पैदा हुए हो, आपकी इनकम क्या है, बैकग्राउंड क्या है, वगैरह वगैरह, सब खत्म। ये तो खत्म हो गया, एक लाइन में हो गया कि बिना किसी भेदभाव की इनकी नियुक्ति होने लगी, किंतु ये लागू नहीं हो पाया था। इसमें इम्पॉर्टेंट मैंने क्यों कहा, क्योंकि जो भारतीय संविधान था, आपने अनुच्छेद 16 पढ़ा होगा, अभी हम आगे पढ़ाएंगे, यही एक्ट खत्म हो जाए तब आर्टिकल पे आएंगे। आर्टिकल 16 का बीज इसमें निहित है, ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, आर्टिकल 16 का बीज निहित है, ठीक है। आर्टिकल 16 का बीज इसमें निहित है। क्यों? क्योंकि मानवीय मूल अधिकारों का बीज आगे चल करके यही मानवीय मूल अधिकार बने भारतीय संविधान में। बिना किसी भेदभाव के जब नियुक्ति होगी, आर्टिकल 15-16, ठीक है, इनको बिना किसी भेदभाव के रोजगार की प्राप्ति होने लगी, बिना किसी भेदभाव के रोजगार पाने लगे। तो यह भारतीय संविधान का जो मौलिक अधिकार आप पढ़ने लगेंगे उसका बीज यहाँ पर निहित है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। 1833 के चार्टर एक्ट में ही वो आ गया था भारतीय संविधान में, ठीक है। अब जो मैंने यहाँ पे बताया था कि जिसे अधिनियम कहा गया, उसका तोड़ क्या है? गवर्नर जनरल तथा परिषद पूरे भारत के लिए कानून बना सकता था, ये मैं पहले बता दिया था, जिसे अब किसी न्यायालय में पंजीकृत कराना अनिवार्य नहीं था। अब जो 1833 से कानून बनते थे, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद जो कानून बनाते थे, अब क्या हुआ कि 1833 के बाद से उसे किसी भी न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट या कोई भी न्यायालय हो, कंपनी की अदालत भी हो, कोई भी हो, अब वो पंजीकृत नहीं करा सकता था। अर्थात अब पंजीकृत की जो झंझट थी, एक तरीके से जो सर्वे सर्वा की होड़ थी, वो अब खत्म हो गई, क्योंकि सर्वे सर्वा अब बंगाल के गवर्नर जनरल को ही मान लिया गया था। अब क्या हुआ, जब पंजीकृत कराना अनिवार्य नहीं है तो अब ये, इसीलिए ये कानून अब एक्ट या अधिनियम कहलाए। इससे पहले क्या कहलाते थे? रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब नियंत्रण। इसके पहले कंपनी जो 1813 तक का एक्ट था वो क्या कहा गया था? वो नियंत्रण था। लेकिन 1833 ईस्वी में जब गवर्नर जनरल और कार्यकारी परिषद का स्ट्रक्चर बदल गया, उनको पूरा भारत उनके अधीन कर दिया गया, पूरे भारत पे उनको कानून बनाने की सर्वोच्चता प्रदान कर दी गई, तो अब ये जो कानून बनाएंगे वो अधिनियम कहलाएगा, रेगुलेशन नहीं कहलाएगा। और इनके कानून बनाने का महत्व ये है कि इसको अब किसी भी न्यायालय में पंजीकृत नहीं कराया जा सकता। 7वां, परिषद में जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें अब 4 सदस्य होने लगे। पहले कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। अब कितने सदस्य हैं? 4 सदस्य। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, 1 सदस्य विधि का था। अब यहाँ पर ये जो 1833 का चार्टर एक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे बीज निहित हैं। जैसे 1 सदस्य विधि का है। अब जो विधि का सदस्य है, मतलब कानून आ गया, विधि आयोग, पहले विधि और ये जो विधि का सदस्य है उसी के चलते विधि आयोग का गठन हो गया। और भारत में प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था? आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट में आप लोग बताइएगा करके। विधि और कार्यकारी बैठक में भेद किया गया, मतलब जो विधि का सदस्य था
विधि का सदस्य था वो केवल विधायी बैठकों में भाग लेता था और विधायी बैठकों में ही वोट दे सकता था, उसका कार्यकारी बैठकों से कोई लेना देना नहीं था। जो प्रथम विधि आयोग का गठन, इसी प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। तो इसका इम्पॉर्टेंट इतना है कि भारत में 1833 में जो भारतीय अपराध प्रक्रिया संहिता की सूची निर्मित हुई है, जो सूची उस समय 1833 में, आप सोचिए 2033, आज से 11 साल बाद आ जाएगा, लेकिन 200 साल यानी 189 साल पहले 1833 में जो प्रथम विधि आयोग था, जो उसने प्रथम अपराध संहिता प्रक्रिया या अपराध प्रक्रिया संहिता निर्मित हुई थी, उसके कानून जो किए गए थे आज भी भारतीय कानून में वैसे ही सूचीबद्ध है। आज भी जो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता है उसी 1833 के जो नियम थे वैसे ही सूचीबद्ध आज भी आपको थोड़े बहुत संशोधनों के साथ मिल जाएंगे। इसलिए इसमें चकित मत होइएगा कि हम तो नया कर रहे हैं, नया कर रहे हैं। नया आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप जो कर रहे हो वो आज से 200-300 साल पहले किया जा चुका है, आप उसमें केवल संशोधन कर रहे हो, इसीलिए खुशी होने की कोई बात नहीं। तो ये इसका इम्पॉर्टेंस था। तो फ्रेंड्स, हम लोग 1833 का चार्टर अधिनियम भी पढ़ चुके, ख़त्म कर चुके, बहुत विधिवत अच्छे से पढ़ चुके। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 का चार्टर अधिनियम हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फ्रेंड्स।